पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी चंडीगढ़ में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे उनसे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। आपसे सीधे राजनीतिक चर्चा ही करते हैं, क्योंकि आप जब भी चंडीगढ़ मिलते हैं तो राजनीतिक व्यक्तित्व से राजनीतिक बात ही करनी ठीक रहती है। अभय चौटाला जी के आरोप है कि राज्यसभा में खरीदो फरोख्त हुई। देखिए, मुझे लगता है कि अभय सिंह चौटाला हमेशा किसी न किसी प्रकार के जो आरोप हैं वो लगाते रहते हैं, लेकिन ये जो आरोप लगाया अभय सिंह चौटाला ने, इसका जवाब जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत अच्छे प्रकार से दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा इसमें कि जनता के नुमाइंदे चुन करके आ रहे हैं, लाखों लोग उनको वोट देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करता है चुने हुए नुमाइंदों के प्रति, तो उस चुने हुए नुमाइंदे का अपमान नहीं, वो वहाँ की जनता का अपमान वो व्यक्ति करता है। तो मैं समझता हूँ कि अभय सिंह चौटाला को इस प्रकार की बातें सोच समझ करके कहनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव हैं, वो तो लगभग पिक्चर क्लियर है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक दायित्व बनता है एक लोगों से मिलने का, यहाँ विधायकों से मिलकर भी के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और एनडीए ने मिल करके द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व, जिसने पूरे जीवन में विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए, परिस्थितियों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए अपना समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में स्थान बनाया हो, एक वैसा व्यक्तित्व राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है, देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ एनडीए के अलावा, चाहे वो हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, बड़ी संख्या में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी चुन करके आए। और मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव तो अब औपचारिकता मात्र है, और इनका जो एनडीए के रूप में जो अब ये इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, ये 100% जिस दिन इनका वोटिंग होगी, जीतना तय है। कांग्रेस ने 12 जुलाई को विधायक दल की मीटिंग नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बुलाई है। राष्ट्रपति चुनावों का भी उसमें चर्चा होगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे मानसून सत्र आने की तैयारी है। सब मुद्दों पर जो अपनी रणनीति कांग्रेस बनाने जा रही है, बीजेपी को घेरने की तैयारी में। जी जी, देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति पद के चुनाव की चर्चा होगी, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन जब चर्चा होगी तो एक बात निकल करके आएगी कि एनडीए ने, चाहे वर्तमान की बात है, चाहे पूर्व में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में एक इस प्रकार की शख्सियत लेकर के आए थे कि पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई थी कि कलाम साहब के रूप में एक सबसे अच्छा एक व्यक्तित्व उस समय का राष्ट्रपति के रूप में चुन करके आया, जो ना केवल राष्ट्रपति पद की गरिमा को उन्होंने बना करके रखा, बल्कि देश का जो नौजवान, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी थे, देश का नौजवान उनसे प्रेरणा लेता था, और वो भी देश के एक प्रेरणा पुंज के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद चाहे अभी जो राष्ट्रपति जी हैं, जिनका समय पूरा हो रहा है, रामनाथ कोविंद जी, एक इस प्रकार के समाज से निकल करके आए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। और वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनकी अगर चर्चा वहाँ पे वो करेंगे तो निश्चित रूप से एक बात निकल करके आएगी कि जिसने विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो, या फिर बाद में राज्यपाल के पद के ऊपर उन्होंने काम किया हो, तो ये उनका जो इस प्रकार का व्यक्तित्व है, इतनी बड़ी जिम्मेवारियों पे उन्होंने काम किया है, तो ये भी हमारे देश की जनता को और ख़ास करके हमारे युवाओं को प्रेरणा देने वाला एक व्यक्तित्व है। और निश्चित रूप से
इनके जीवन से लोग प्रेरणा ले सकते हैं और इस प्रकार का जो उम्मीदवार हमारे एनडीए ने बनाया है निश्चित रूप से वो कामयाब होंगे। और जहाँ तक आपने दूसरी बात कही है कि कांग्रेस पार्टी की बैठक में चर्चा होगी आगामी विधानसभा सत्र की, तो ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं, उनके नेतृत्व में निभाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रचनात्मक भूमिका नहीं रह करके केवल और केवल आलोचना करने के लिए जब आलोचना होती है तो जनता भी उस बात का जवाब देती है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई सकारात्मक कोई इस प्रकार के मुद्दे हैं जो हरियाणा की जनता के लिए के काम आ सकते हैं। लेकिन इस सेशन में भी जो पूर्व की भांति मुझे लगता है कि भविष्य में केवल ये राजनीति ही करने का काम करेंगे। राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने आत्मा की आवाज पर वोट दी, वोट कांग्रेस के खिलाफ ही दी उन्होंने। तो अब उनका कांग्रेस से जिस प्रकार से सभी पदों से उनको मुक्त कर दिया गया है, केवल विधायक ही हैं कांग्रेस के फिलहाल, तो भाजपा में उनका आना लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या लगता है आपको उनका राजनीतिक भविष्य? देखिए, ये तो राजनीतिक भविष्य किस व्यक्ति का किस प्रकार से है और कहाँ है, कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं है, ये तो वो व्यक्ति तय करेगा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया और उनकी जीत हुई, वो विजयी होकर के गए हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ वोट दिया, जग जाहिर है। तो इसका मतलब क्या है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी में जिनका दम घुटता है, इतने बड़े व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस पार्टी में बाकी लोगों का क्या हाल होगा, इस बात पे मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता की निगाह है कि बाकी विधायक किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। और लोगों की तो बात क्या करें, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक चाहे उदय भान जी अध्यक्ष बने या इनसे पूर्व कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष थी, उससे पहले अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे, यानी कि इन तीनों का अगर कार्यकाल देखें तो अपनी टीम तक का गठन नहीं कर पाए। जो पार्टी अपने अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत नहीं कर सकती, तो वो प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूती देगी, किस प्रकार से वो जनता की लड़ाई लड़ेगी। जनता इस बात पर विचार करती है और जनता इस बात को बहुत नजदीक से देख रही है कि जब अपने आप को कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पा रही तो हरियाणा प्रदेश को और देश को कैसे संभालेगी। कार्तिकेय शर्मा की विजय जीत का श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, ये जो भी यहाँ विधायक हैं जिन्होंने भी वोट दिया है और जिन्होंने भी इसके पीछे रणनीति बनाई है, वो सब लोग इस जीत के हकदार हैं। मुझे लगता है कि ऐसे सब लोगों ने मिलकर के कार्तिकेय शर्मा को जीत तक पहुंचाया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा विपक्ष के किले में सेंध लगा दी गई, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, विपक्ष का किला तो है ही नहीं ना। विपक्ष का किला तो तब माने जब उनके अपने विधायकों की उस पार्टी के अंदर आस्था हो, जब उनके विधायकों की यानी कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अपनी पार्टी में अपने प्रदेश के नेतृत्व में आस्था नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व में आस्था नहीं है, तो हम उसको किला कैसे कह सकते हैं? ये किला नहीं है, ये तो एक अपना एक जुगाड़ से अपनी पार्टी को आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कार्तिकेय शर्मा को बधाई देते हुए और ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनको जो ये 6 साल का कार्यकाल मिला है, युवा अवस्था में मिला है, वो राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की रक्षा करें। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, शिवसेना की जिस अंदाज में विदाई हुई, भाजपा और बागी शिवसेना सत्ता में आई, आपकी टिप्पणी? देखिए, शिवसेना जिन मुद्दों के ऊपर खड़ी हुई थी, बाला साहब ठाकरे जी ने जिन मुद्दों के ऊपर शिवसेना को खड़ा किया था और जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने बाला साहब जी के नेतृत्व में उस समय इस पार्टी को यानी कि शिवसेना को मजबूती देकर के कई बार उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, उन्होंने वहाँ के जनता और खास करके इस मुद्दे पर वो पार्टी खड़ी हुई थी उनका सम्मान किया। लेकिन वर्तमान में जिस भी प्रकार से जो भी नेतृत्व यानी कि उद्धव ठाकरे जी के रूप में जो नेतृत्व मिला शिवसेना को, वो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता और खास करके वो वर्ग
जो बाला साहेब ठाकरे जी की नीतियों पर चलता था और ये उम्मीद करता था कि उद्धव ठाकरे भी उसी मंशा के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हीं एजेंडों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उन्हीं नीतियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़ पाए। और उसी का एक परिणाम है कि जनता के दबाव में मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को ये फैसला लेना पड़ा होगा। और जनता वहाँ की खास करके जो शिव सैनिक है वो चाहते थे कि शिवसेना और ये जो गठबंधन की सरकार है, महाविकास अघाड़ी जिसको नाम दिया गया, वो अपने मूल एजेंडे पर चले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अपने सब एजेंडे को छोड़ करके जो मूल उनका एजेंडा था वो दिग्भ्रमित हुए और वहाँ उनको परिणाम भुगतना पड़ा। और आज एक जिस विचारधारा के साथ मिल करके कभी बाला साहब ठाकरे चलते थे, उसी विचारधारा के साथ आज फिर एक बार से वहाँ की सरकार बनी है। आपके माध्यम से वहाँ की सरकार को और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो ये हैं सुभाष बराला, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम पर इनकी हर वक्त पैनी निगाह रहती है। कुलदीप बिश्नोई जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेता का अगर दम कांग्रेस में घुटता है तो निसंदेह कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा होगा, बिल्कुल डायरेक्ट संकेत इनकी बातों से बराला साहब की मिलता है कि कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई ने किया वो एक रणनीति के तहत था। और दूसरी बात ये कि कुलदीप बिश्नोई का जो दम घुटा, इस तरह से और भी कई नेता होंगे। निसंदेह बीजेपी की भी उधर हर निगाह होगी कि जैसे ही कांग्रेस के विधायकों की ये स्थिति हो और कैसे वो कांग्रेस से और छटकर अलग हों। बीजेपी भी, क्योंकि राजनीतिक चुनाव हरियाणा में विधानसभा के 2024 में तय हैं, लोकसभा और विधानसभा के, अब धीरे धीरे ये राजनीतिक गतिविधियां हरियाणा के अंदर आने वाले दिनों में और तेजी से देखने को मिल सकती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।